जी नमस्कार, मैं अमन चौधरी। स्वागत है आपका गुरबानी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे। इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, कैसे कैसे वो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं, क्या क्या हमारे जीवन में कमियां हैं, इनके बगैर कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, ये सब कुछ टॉपिक आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करेंगे और देखेंगे कि कितना हमारे लिए लाभदायक है और कहाँ पे हमारे लिए नुकसान है, क्या हो रहा है हमारे दैनिक जीवन में, हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। इस पॉल्यूशन के इस जो युग चल रहा है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, हर जगह छोटे छोटे उद्योग व्यापार बढ़ते जा रहे हैं, कंपनियां फैक्ट्रियां बढ़ती जा रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रोज़ नई गाड़ी लेता है और अगर किसी को अकेले भी मार्केट जाना है तो वो अपनी पर्सनल गाड़ी से जाता है। लेकिन जहाँ तक हो सके हमें सरकारी वाहनों का भी यूज़ करना चाहिए। जहाँ से अगर 4 लोग उसी बस में चल रहे हैं तो हमें उस बस से जाना चाहिए, ना कि अपनी गाड़ी से। लेकिन हम लोगों का होता क्या है कि अपनी खुशी के लिए या अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए हम लोग लगातार जो है पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम हमें कहीं ना कहीं बराबर मिलता जा रहा है। चाहे वो कोविड को ले लीजिए कि इतने 2 साल, कम से कम 3 साल कोविड रहा, हमारे दैनिक जीवन में कितना उसके कितना जो है हानिकारक रहा, क्या क्या नुकसान हुए, कितना डेथ रेट बढ़ा, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली गई। लेकिन अगर उस समय भी देखा जाए तो कम से कम जब चल रहा था, हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय हमारे यहाँ जो पर्यावरण का संतुलन था बेस्ट था एकदम। जहाँ पे न्यूज़ देखते हैं, अगर 2 मिनट भी न्यूज़ देखते हो तो उसमें एक टॉपिक पर्यावरण का ज़रूर आता था। तो इससे अगर हम देखें, चाहे हम ओवरव्यू देखें, चाहे हम लॉन्ग टर्म में देखें या फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से भी देखें, तो पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। पेड़ पौधों के बारे में अगर जानेंगे तो पेड़ पौधे पादप जगत के अंतर्गत आते हैं और किसी स्थान पर पेड़ पौधों के समूह को हम फ्लोरा कहते हैं। दोस्तों, किसी भी स्थान पर जब पेड़ पौधों का कोई समूह पाया जाता है, एक ही स्थान पर पेड़ पौधों की विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं, एक समूह पाया जाता है, उस स्थान को या पेड़ पौधों के उस समूह को हम फ्लोरा कहते हैं। और पेड़ पौधों को जैसे हमें रहने के लिए विभिन्न चीज़ों की आवश्यकता होती है, पोषण है, आवास है, वैसे भी पेड़ पौधों को भी रहने के लिए वायु भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो पौधों को जैसे हमें पोषण की आवश्यकता होती है, वैसे पौधों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। और उन पोषण के अंतर्गत कुछ बृहद तत्व होते हैं, कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि बृहद तत्व और सूक्ष्म तत्व में क्या क्या आता है। दोस्तों, जैसे मनुष्य को जीवन जीने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन चाहिए होते हैं, वैसे पौधों को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिनमें अगर बृहद पोषक तत्वों की बात करी जाए तो इनकी संख्या होती है 7, जिसमें फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऐसे तत्व बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगर सूक्ष्म तत्वों की बात करें तो इनकी संख्या होती है 6, जिसमें आयरन, मैग्नीज, सल्फर, जिंक इत्यादि आते हैं।
पोषक तत्वों के बाद अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे का प्रारंभ जड़ से होता है। सपोज दैट एक पौधा लेते हैं, तो पौधे का प्रारंभ जड़ से होता है। जड़ जो भूमि के नीचे होती है, जड़ के ऊपर होता है तना, तने के बाद आती हैं पत्तियां, और यहीं पर पुष्प, और पुष्प के पश्चात यहीं पर फल लगते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंतर्गत जड़ की बात करते हैं। तो जड़ का देखा जाए तो जड़ 3 प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार में होता है मूसला जड़, रेशेदार या झकड़ा जड़, तीसरा आता है अपस्थानिक जड़। हम पहले मूसला जड़ में देखते हैं। दोस्तों ये जड़ का मेन भाग होता है जिसे मूल गोप कहते हैं, और मूल गोप से छोटी छोटी शाखाएं निकलती रहती हैं, और एक रेशेदार जिन्हें कहते हैं मूल रोम। तो जिस प्रकार की जड़ में मूल गोप मुख्य भाग होता है और विकसित होता है उसे हम मूसला जड़ कहते हैं। जैसे सरसों का पौधा, सरसों के पौधे में जब आप कभी सरसों के पौधे को उखाड़ेंगे तो उसकी मेन जड़ विकसित होती है और छोटे छोटे जड़ एकदम रोएदार होती हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं। तो सरसों का पौधा मूसला जड़ का उदाहरण है। ऐसे पौधे जिनकी जड़ों में मूल गोप विकसित होता है या मुख्य भाग उसका विकसित होता है, उससे छोटी छोटी रेशेदार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, निकलती हैं उनको कहते हैं मूल रोम, और इस प्रकार की जड़ को कहते हैं मूसला जड़। मूसला जड़ का सबसे अच्छा उदाहरण होता है सरसों का पौधा, जिसे हम रियल लाइफ में भी उखाड़ के देख सकते हैं और देखेंगे कि एक विकसित जड़ जो मूल गोप के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है, और हम समझ सकते हैं अपने एग्जाम्पल को बाकायदा दैनिक जीवन से जोड़ के हम जितना चाहें जब भी चाहें कहीं भी हमें रास्ता चलते खेत में हमें सरसों का पौधा मिल जाएगा और हम मूसला जड़ का एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं। दूसरा आता है झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। जब ऐसे पौधे जिनका मूल गोप विकसित नहीं होता है या मूल गोप अल्प विकसित होता है, और मूल गोप अल्प विकसित होगा तो ये जो रेशेदार जड़ें निकलती हैं ये संख्या में निकल जाती हैं और विकसित हो जाती हैं। यानी मूल गोप अल्प विकसित हो और अन्य जड़ें जो विकसित हो जाती हैं इसको कहते हैं झकड़ा या रेशेदार जड़, जो कि रेशेदार फॉर्म में निकलती हैं, जैसे गेहूं का पौधा। यानी ऐसे पौधे जिनका मूल गोप अल्प विकसित होता है तथा उनके रेशे या अन्य जड़ें जो सहायक जड़ें होती हैं रेशों की भांति जकड़ एक झुंड में निकलती हैं, झकड़ा बनाती हैं, जिन्हें रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ कहते हैं। इसका उदाहरण है गेहूं का पौधा। तथा तीसरी जड़ आती अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ का मतलब होता है कि वह जड़ जो पौधे के अन्य भागों से निकलती है।
जैसे बरगद के पेड़ में शाखाओं से जड़ें निकल के लटकने लगती हैं। घास देखा होगा, घास में जो घास का ऊपरी भाग होता है उससे छोटी छोटी जड़ें निकलकर भूमि में जाने लगती हैं। तो ऐसी जड़ें जो पौधों के अन्य भागों से भी निकलती हैं वो अपस्थानिक जड़ कहलाती हैं। जैसे बरगद का पौधा, बरगद की जड़ें। ये बरगद की जो ऊपर से लटकते रहते हैं अवस्तंभ मूल, इनको कहते हैं बरगद की जड़ें या अपस्थानिक जड़ें हैं। ये अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। जो बरगद की डाल से शाखाएं निकलती रहती हैं, लटकती रहती हैं और ज़मीन में आके एक समय बाद वो ज़मीन से जुड़ जाते हैं, ऐसी जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। दोस्तों, जड़ का मुख्य कार्य होता है पौधे को जमीन में जमाए रखना। दूसरा होता है पौधे को सहारा देना। तीसरा होता है जमीन से पोषक तत्वों को लेकर पौधे के समस्त भाग में पहुंचाना, यानी पोषक तत्वों का स्थानांतरण। आखिरी होता है जल का संचयन। दोस्तों, पौधे को ज़मीन में बनाए रखने के लिए जड़ होती है। चूँकि अगर जड़ नहीं होगी तो पौधा खड़ा कैसे होगा, यानी ज़मीन के नीचे जो भाग होता है जड़ होता है, जिसके सारे पौधा ज़मीन में जमा हुआ रहता है। दूसरा देखिए, कुछ जड़ें होती हैं जो पौधे को सहारा देती हैं, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया। गन्ने के पौधे से ऐसे बगल में सहारे के रूप में जड़ें निकली होती हैं जो पौधे को सहारा देती हैं। तीसरा हो गया, जड़ के माध्यम से पौधे ज़मीन से पोषक तत्व हैं हमारे, सूक्ष्म हो या बृहद हो, जल है, इन सभी को जो है संचय करते हैं और समस्त भागों में पहुंचाते हैं। चूँकि इस प्रक्रिया को जड़ों के माध्यम से जो जल का संचयन करते हैं, इस प्रक्रिया को जाइलम कहते हैं। जाइलम के माध्यम से, जाइलम जो ऊतक होते हैं, जाइलम के माध्यम से जड़ या पोषक पदार्थ पौधे के समस्त भागों तक पहुँचते हैं। अगर जड़ के बाद देखें तो जड़ के बाद आता है तना।
यानी जड़ के बाद, जमीन के नीचे के भाग हो गए जड़। जड़ के बाद आता है तना। तना पौधे को सहारा देता है, तना पौधे को बनाए रखता है, और तने से ही पौधे में शाखाएं निकलती हैं। उन शाखाओं में पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं। और तने क्या होते हैं, इनका बाह्य आवरण, कुछ का बाह्य आवरण कठोर होता है, जो पुराने वृक्ष हो जाते हैं इनका, या बड़े वृक्ष होते हैं इनका बाह्य आवरण कठोर होता है, तथा आंतरिक आवरण इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनके माध्यम से पोषक पदार्थ पौधे के पूरे भाग में पहुंचते हैं। तो तने का मुख्य कार्य होता है पौधे को सहारा देना, और पौधे में अन्य क्रियाएं तनों के माध्यम से ही पाई जाती हैं, क्योंकि तनों के बीच में नलिकाएं पाई जाती हैं, पतली पतली नलिकाएं, जिनके माध्यम से पोषक तत्व, जल आदि पदार्थों का संचयन संपूर्ण भाग में होता है। तने के बाद अगर देखते हैं तो तने के बाद आती है पत्ती। जैसे हमारे जीवन में रसोई घर होते हैं जहाँ हम खाना बनाते हैं, वैसे पौधों में भी पत्ती का मुख्य कार्य होता है भोजन का निर्माण। पत्ती को भोजन का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि पत्तियों की जो निचली सतह होती है, पत्तियों का निचला भाग जो पीछे का हिस्सा होता है, उसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे रंध्रों को हम कहते हैं स्टोमेटा, यानी पर्णरंध्र। इन पर्णरंध्रों के सहायता से ही जो पौधों का अतिरिक्त जल होता है, जो जड़ के माध्यम से पौधे में अतिरिक्त जल हो जाता है, वो पर्णरंध्रों की सहायता से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में यह जल नीचे धीरे धीरे पत्तियों की सहायता से निकल जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, और ये प्रक्रिया होती है स्टोमेटा के माध्यम से। दूसरा अगर देखें तो पौधों में जो भोजन का निर्माण होता है वो पर्णरंध्रों की सहायता से या पत्तियों की सहायता से ही होता है। और पौधों में गैसीय आदान प्रदान, यानी जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, और पौधे जस्ट अपोजिट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ताकि वातावरण हमारा मेंटेन बना रहे या वातावरण संतुलन बना रहे। तो ये गैसीय विसरण की जो प्रक्रिया होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है, ये भी पर्णरंध्रों की सहायता से होता है। पत्तियों का हरा रंग पाया जाता है